Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. So before I take up first topic of the day, I wish you all a very happy Independence Day. अच्छा, पहला टॉपिक लेने से पहले एक अनाउंसमेंट भी है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाला मेंस एग्ज़ाम अपीयर करने वाले हैं। देखिए, जो वॉइस बेस्ड आंसर चेकिंग पोर्टल हमारा चल रहा था फॉर मेंस अपीयरिंग स्टूडेंट, इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे, बंद करेंगे ऑन 28 अगस्त, यानी कि 20 अगस्त तक आप आंसर सबमिट कर सकते हैं। और जो भी आंसर आपने सबमिट किए हैं 20 अगस्त तक का, उसको हम लोग 30 अगस्त तक आपको फीडबैक के साथ वापस दे देंगे। ये आप डेली आंसर लिख सकते हैं, लेकिन 20 अगस्त के बाद वो पोर्टल हम लोग शट डाउन करेंगे। रीज़न बीइंग, अब हम चाहते हैं हमारे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड अब आपको अपना फोकस जो है वो टेस्ट सीरीज़ पे लगाना चाहिए। अब डेली एक एक दो दो आंसर लिखना ठीक नहीं है। डेली आप लिखिए, लेकिन अब आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने पे। ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लिखिए आप। साथ ही साथ एथिक्स एंड एस्से का जो पोर्टल हमने बनाया है रिवीजन वाला, रिवीजन में तो सारे सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ टॉपिक्स हमने डाले हैं रिवीजन पोर्टल मेंस अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए। उसमें एथिक्स एंड एस्से से संबंधित और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे। मेनली मैं अलग अलग थीम बेस्ड केस स्टडीज़ कराऊंगा। क्वेश्चंस मैंने कम से कम 30 अभी तक अपलोड कर दिए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर एथिक्स के जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी ने पूछे हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब मैं थीम बेस्ड केस स्टडीज़ कराऊंगा वहाँ पे, और कुछ करंट के इश्यूज वहाँ पे लिए जाएंगे, प्लस एस्से राइटिंग पे कुछ एस्से की और कुछ प्रैक्टिस वहाँ होगी। तो अभी पोर्टल पे जो रिवीजन वाला सेगमेंट है वहाँ पे एथिक्स एंड एस्से थोड़ा करेंगे, बट ये वॉइस बेस्ड आंसर चेकिंग पोर्टल हम लोग अब 20 तारीख के बाद बंद करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट मंथ सितंबर में एपीएससी सिमुलेटेड टेस्ट सीरीज़ हम लोग रन करेंगे। जैसे एपीएससी एग्ज़ाम लेगा 3 दिन में 6 पेपर, वैसा ही पेपर 1 पेपर 2 ऐसे करके 3 दिन में हम लोग एपीएससी हिसाब टेस्ट कराएंगे। एग्ज़ाम से लगभग 2 वीक पहले वो डेट अनाउंस कर दूंगा मैं यहाँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही। तो एग्ज़ाम से लगभग 2 वीक पहले पूरी तरह से एपीएससी वाला आपको फीलिंग आ जाए, इसके लिए हम लोग वो एपीएससी सिमुलेटेड टेस्ट सीरीज़ भी लगा देंगे, रन करेंगे। तो अब धीरे धीरे अपना मोमेंटम शिफ्ट कीजिए, मोमेंटम को और बिल्ड कीजिए एंड ट्राई टू फिनिश एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। साथ ही साथ ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक्यूमुलेशन मैं आपको देता हूँ इन फॉर्म ऑफ कंटेंट इनरिचमेंट फॉर मेंस अपीयर स्टूडेंट, वो भी 30 अगस्त के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 पार्ट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, कंटेंट इनरिचमेंट पार्ट 1 2 3 4 एंड 5। 4 मैं अगले वीक दे दूंगा एंड 5th मैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर दे दूंगा। दैट इज़ हाउ 30 अगस्त के बाद आई वुड रिकमेंड कि आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना है तो देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड करके, पीपीटी देखना है तो एक बार पीपीटी पढ़ लीजिए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटेंट इनरिचमेंट पे फोकस करें, अपने क्लास नोट्स पे फोकस करें। ठीक है, आई होप द मैसेज इज़ क्लियर। धीरे धीरे अब हमें अपना गियर बदलना है फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जाम। चलिए, आज का पहला टॉपिक लेते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर अपग्रेडेड इंडियाज रेटिंग, इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जैसे अगर आप बैंक से लोन लेने जाएं तो बैंक क्या देखता है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड। आपने पहले कभी लोन लिया तो टाइम पे लौटाया कि नहीं, आपकी ओवरऑल सैलरी कितनी है, इनकम कितनी है, इनकम टैक्स कितना भरते हैं। तो बेसिकली बैंक देखना चाहता है कि आप लोन यानी कि क्रेडिट के वर्थ हैं कि नहीं, क्रेडिट वर्दीनेस वो चेक करने की कोशिश करता है। उसी के लिए एक पैरामीटर होता है, इसको कहा जाता है सिबिल स्कोर। तो सिविल स्कोर के बेसिस पे एक इंडिविजुअल की बोरोइंग एबिलिटी या क्रेडिट वर्दीनेस मेजर करके फिर बैंक लोन देता है। जितना अच्छा स्कोर उतना आसानी से लोन मिलेगा और इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे कि टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, या फिर सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स, इनको अगर बोरो करना है और वो भी फॉरेन मार्केट में जा कर के बोरो करना है, तो पहले उनको अपनी रेटिंग करवानी होती है।
उस रेटिंग के बेसिस पे पता चलता है कि वो क्रेडिट वर्दीनेस उनकी कितनी अच्छी है या ख़राब है। और फिर उस रेटिंग को वो दिखा करके दुनिया के अलग अलग जो मार्केट्स हैं, लेंडिंग मार्केट हैं, जैसे एक बड़ा सा हब है लंदन, दूसरा हब है हांगकांग, वहाँ पे तमाम जो दुनिया के इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उनका हेडक्वार्टर होता है। वहाँ से बेसिकली बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या सरकारें दुनिया की, वो अपना रेटिंग करवाने के बाद उस रेटिंग को दिखा करके और फिर लोन अवेलेबल करा सकती हैं। तो जैसे इंडिविजुअल्स बैंक के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां या सरकारें जो हैं वो इंटरनेशनल लेंडर्स के पास जाते हैं। इंडिविजुअल्स को अपना सिविल स्कोर करवाना होता है और उसके बेसिस पे क्रेडिट वर्दीनेस पता चलता है। सरकारों को और बड़े कॉरपोरेट्स को अपना क्रेडिट रेटिंग कराना होता है। आई जस्ट होप बात अभी तक समझ आ रही है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए, क्योंकि ये काम तो अगर विदेशी मार्केट से बोरो करना है तो आपको इंटरनेशनल लेवल के रेटिंग एजेंसी से आपको रेटिंग करवानी होगी। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, फिच, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर। दुनिया भर के 95% ऑफ ग्लोबल रेटिंग्स ये 3 एजेंसी ही करती हैं। देश के अंदर भी इस तरह की रेटिंग एजेंसी हैं। जैसे देश के अंदर किसी कंपनी को उधार लेना है, देश के अंदर रुपए में, डोमेस्टिक मार्केट में उधार लेना है, तो देश के अंदर भी कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं हमारे, जैसे क्राइसिल, इकरा, केयर, फिच इंडिया, ब्रिक्सवर्क रेटिंग। तो ये सब हो गए नेशनल रेटिंग एजेंसीज, ये हो गए कुछ इंटरनेशनली नोन बिग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। सो इंडिविजुअल बैंक के पास जाते हैं सिविल स्कोर लेकर के, वैसे ही कंपनियां जाती हैं अपना क्रेडिट रेटिंग लेकर के बैंक्स के पास या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास। और क्रेडिट रेटिंग देश के अंदर करने वाली ये एजेंसीज हैं। देश के अंदर मार्केट से अगर लोन लेना है तो इंटरनेशनल लेवल पे ये एजेंसीज हैं। अगर अब इन 3 एजेंसीज की बात की जाए, फिच, मूडी, S&P, तो ये दुनिया भर के देशों को यानी कि वहाँ की सरकारों को रेटिंग देते हैं, जिसको कहा जाता है सोवरेन रेटिंग। साथ ही साथ ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी रेटिंग देते हैं, जिसको कहा जाता है कॉरपोरेट रेटिंग। अब इनका रेटिंग का स्केल कुछ इस तरीके का दिखता है। मूडी का कुछ ऐसा, S&P, फिच का ऐसा। एक रटने की ज़रूरत नहीं है, बस स्केल अलग अलग दिखता है, बट आइडिया या कॉन्सेप्ट वही है। जिस देश का या जिस कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस जितना अच्छा होगा, उसका रेटिंग उतना ही अच्छा होगा, और जितना अच्छा रेटिंग होगा उसको उतनी आसानी से लोन मिल जाएगा और सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। जैसे जैसे रेटिंग आपकी ख़राब होती जाएगी, आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम होगी, और अगर लोन मिलेगा भी तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना होगा, और एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे अगर आपकी रेटिंग हो जाती है तो फिर आपको लोन नहीं मिलने वाला। तो इस लेवल से नीचे वाले जो भी देश हैं उनको कहा जाएगा कि दे आर इन नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, और वो जो भी बॉन्ड रिलीज़ कर रहे हैं in order to raise fund from international market, their bond will be known as junk bond. So this is investment grade, this is non investment grade. अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में 3 बड़ी एजेंसियां हैं इंटरनेशनल लेवल पे रेटिंग करने वाली, सोवरेन रेटिंग फॉर गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेट रेटिंग फॉर द बिग MNCs। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, एंड इसने हाल फिलहाल में भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है फ्रॉम BBB माइनस टू BBB, BBB। और उसमें भी उसने स्टेबल आउटलुक दिया है भारत की इकोनॉमी के लिए। तो एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना है, अपार्ट फ्रॉम दिस स्केल या अपार्ट फ्रॉम दिस रेटिंग, द रेटिंग एजेंसीज ऑल्सो गिव द आउटलुक एसोसिएटेड विथ एन इकोनॉमी। आउटलुक का मतलब, अगर किसी इकनॉमी को मान लीजिए BBB रेट किया गया है और बोला गया है स्टेबल आउटलुक है, जैसे अभी इंडिया के लिए कहा गया है बाय S&P, तो इसका मतलब है कि आने वाले 2-3 साल तक अभी इंडिया इसी में रहने वाला है, BBB कैटेगरी में ही रहने वाला है। कभी कभार मान लीजिए कि रेटिंग है BBB बट आउटलुक है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ टाइम में यू कैन एक्सपेक्ट कि रेटिंग विल गेट डिग्रेडेड एंड द कंट्री में गेट डिग्रेडेड फ्रॉम BBB टू BBB माइनस। अगर आउटलुक है पॉजिटिव तो इसका मतलब इन कमिंग ईयर्स, इन कमिंग मंथ्स या ईयर्स, द कंट्री, द सोवरेन may get upgraded
फ्रॉम BBB टू BBB प्लस। तो यही मुद्दा है। पॉजिटिव आउटलुक मतलब देयर मे बी अपग्रेडेशन इन नियर फ्यूचर, स्टेबल मतलब इट विल कंटिन्यू इन द सेम लीग फॉर a sustainable period of time, negative outlook मतलब it may get degraded in coming near future। तो भारत के लिए S&P ने कहा है कि इंडिया रेटिंग विल बी BBB एंड स्टेबल आउटलुक दिया, मतलब इंडिया भी इस कैटेगरी में रहने वाला है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। साथ ही साथ S&P ने कहा है कि इंडिया इज़ अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड करेंटली। भारत की इकोनॉमी का जो रेटिंग है वो पिछले 17 सालों से 18 सालों से इनफैक्ट यहाँ था BBB माइनस, यानी कि जस्ट इन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लोवेस्ट रंग में था, BBB माइनस में 2007 से ही। अब 18 साल बाद भारत को अपग्रेड करके लाया गया है इन दिस कैटेगरी BBB BBB कैटेगरी। S&P कहता है कि इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 6.8% एनुअली ऑन एन एवरेज नेक्स्ट 3 ईयर्स। S&P हो या इस तरह के जो भी रेटिंग एजेंसीज हों, ये किसी भी देश के अंदर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स यानी कि वहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे RBI हो गई, IRDA हो गया, SEBI हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स, एक्सटर्नल फिजिकल मॉनेटरी फैक्टर्स, इन सब बातों का ध्यान देते हुए फिर रेटिंग की जाती है। S&P ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने जो टैरिफ्स लगाए हैं इंडियन गुड्स के ऊपर लगभग 50%, उसका भारत के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इट इज़ गोइंग टू बी मैनेजेबल बिकॉज इंडियन इकोनॉमी डज नॉट रिलाई टू मच ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं, बट चूँकि इंडियन इकोनॉमी में पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, दैट इज़ वाई 60% ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंजम्पशन ओनली। एंड यही कारण है कि एक्सटर्नल ट्रेड अगर थोड़ा कम भी होता है बिकॉज ऑफ US इम्पोज्ड सैंक्शंस, तो उससे इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा। बिकॉज कीप दिस डेटा इन माइंड, 60% ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब ये तो बात होगी करेंट इवेंट्स की, बट थोड़ी सी ये भी बात कर लेते हैं कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं S&P, फिच, मूडी, इनको लेकर के चैलेंजेस क्या हैं, इनको लेकर के क्या कंसर्न्स हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न है कि पास्ट में भी इनकी रेटिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा फॉरसाइटेडनेस दिखी नहीं है। ये लोग जिस कंपनियों को बहुत अच्छी रेटिंग देते हैं उन कंपनियों को भी कोलैप्स होने के अभी हिस्ट्री है। वी हैव सीन इन द पास्ट, फॉर एग्जांपल इन 2008 दे हैड गिवन फेवरेबल रेटिंग फॉर institutions like Lehman Brothers, and this institution failed. First of all, this bank failed, Lehman Brothers bank, and then that started a series of failure of bank run in American economy, and that led to crisis in American economy, and that ultimately spiraled into global financial crisis. तो इन लोग रेटिंग वगैरह देते हैं, बट the track record of their rating has not been very good. Despite giving good rating, a higher rating to certain organizations, such organizations have failed in the past and failed badly, leading to severe economic crisis. Conflict of interest का भी मामला आता है, क्योंकि अल्टीमेटली एक बड़ा प्रश्न उठता है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनेंशियल मैकेनिज़्म क्या है, इनके पास पैसा कहाँ से आता है। तो जो देश या जो कंपनियाँ अपनी रेटिंग करवाने जाते हैं वही सर्विस फीस देते हैं कि मेरी रेटिंग कर दीजिए, उसके बदले में ये फ़ीस ले लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो आदमी पैसा दे रहा है आपको, जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूशन पैसा दे रहा है, उसकी आप रेटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी ख़राब रेटिंग करने से पहले आप 4 बार सोचेंगे। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिकॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ दिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज द फीस पेड बाय द कंपनी एंड सोवरेन देमसेल्व्स हु आर बीइंग रेटेड। तो कहीं ना कहीं आफ्टर टेकिंग मनी फ्रॉम दी सोवरेन या कंपनीज, हाउ वुड दे बी डिग्रेडिंग देयर रेटिंग। तो दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न। बायसनेस का भी एलिगेशन है इनके ऊपर। इकोनॉमिक सर्वे भारत का साल 2020-21 वाला, उसने कहा कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मेनली S&P, मूडी एंड फिच, दे आर बाइस्ड अगेंस्ट इकोनॉमीज लाइक इंडिया एंड चाइना। यू सी, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में भारत का रेटिंग इम्प्रूव किया है इन्होंने, S&P ने, लेकिन इंडिया को इन्होंने लोवेस्ट रंग में रखा था इन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड, यहाँ रखा हुआ था। आखिर ऐसा क्या है वीकनेस, इनहेरेंट वीकनेस इंडियन इकोनॉमी में?
तो कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया आर जनरली पुट इन द लोवेस्ट रंग। सो कहीं ना कहीं एंड डिस्पाइट बीइंग रिजिलियंट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ऐसे देशों की ये लोग रैंकिंग खराब किए हुए रहते हैं। दैट इज़ वाई इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 हाईलाइटेड कि देयर इज़ अ कंसर्न विथ रिस्पेक्ट टू देयर रेटिंग प्रोसेस। इनका रेटिंग प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं और कहीं ना कहीं दे शो बायसनेस इन फेवर ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमीज एंड अगेंस्ट इकोनॉमीज लाइक इंडिया एंड चाइना। और यही कारण है कि सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए गए इकोनॉमिक सर्वे द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के जो कंट्रीज़ हैं उनको आपस में मिलकर के एक अलग से रेटिंग एजेंसी डेवलप करनी चाहिए, ब्रिक्स रेटिंग एजेंसीज, जो अनबायस तरीके से रेटिंग का काम करे। वी शुड नॉट रिलाई कम्प्लीटली ऑन दीज 3 एजेंसीज बिकॉज दे आर बायस्ड। उसके अलावा कोशिश ये की जा सकती है कि जो कंपनियां हैं जो रेटिंग कर रही हैं उनके रेवेन्यू के सोर्सेज कुछ और लाए जाए। दे शुड बी अलाउड टू हैव सम अदर रेवेन्यू सोर्स रादर दैन रिलाइंग डायरेक्टली ऑन द एजेंसीज या गवर्नमेंट्स हु गो फॉर देयर रेटिंग, क्योंकि यहाँ पे फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, ये वाली बात। तो इनके लिए कुछ और रेवेन्यू के सोर्सेज जनरेट हों ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया जा सके। एंड देयर शुड बी अ डेडिकेटेड रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनको ध्यान देने वाली कि इनका कामकाज करने का तरीका जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, ऑब्जेक्टिव हो, उसके लिए एक रेगुलेटर हो। जैसे भारत के अंदर अगर बात की जाए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाई सेबी। इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करने वाली एक रेगुलेटर होनी चाहिए। और अगर ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हैं तो उस केस में इनके ऊपर हेवी पेनल्टी भी लगना चाहिए। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज रिक्वायर्ड, डिस्कस इश्यूज विद क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन करेंट टाइम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। तो जो हमने डिस्कस किया वो आइडियाज़ के बेसिस पे आप ये आंसर आराम से फ्रेम कर सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट समुद्रयान मिशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। समुद्रयान प्रोजेक्ट है क्या? इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत अपने कुछ रिसर्चर्स को डीप सी एरिया में भेजेगा। लगभग 6000 मीटर की डेप्थ, यानी कि लगभग 6 किलोमीटर की डेप्थ टू द ओशन पे भारत भेजेगा कम से कम 3 रिसर्चर्स को। इन रिसर्चर्स को जिस इक्विपमेंट के अंदर रख करके भेजा जाएगा, जिस आप कह सकते हैं सबमर्सिबल के अंदर रख करके भेजा जाएगा, उसका नाम है मत्स्य 6000। इट इज़ गोइंग टू बी इंडियाज दिस समुद्रयान प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन। 3 humans will be sent to the depth of 6 kilometer in the ocean depth। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड सबमर्सिबल होगा, ओशन के नीचे जाएगा, जहाँ पे ये जो रिसर्चर्स हैं वो डीप सी को स्टडी करेंगे, वहाँ के रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी का असेसमेंट करेंगे। और वैसे तो ये जो मत्स्य 6000 सबमर्सिबल है, इट हैज़ एंड्योरेंस टू स्टे इन द डीप सी फॉर अबाउट 12 आवर्स। ये 12 आवर्स तक वहाँ रह करके स्टडी करेंगे, लेकिन इन इमरजेंसी सिचुएशन इट कैन ऑल्सो स्टे एज लॉन्ग एज 96 आवर्स। अभी जो मत्स्य 6000 सबमर्सिबल भेजा जा रहा है, इट इज़ बीइंग सेंट अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट। समुद्रयान प्रोजेक्ट इज़ पार्ट ऑफ ओवरऑल बिगर मिशन जिसका नाम है इंडियाज़ डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन के अंतर्गत समुद्रयान प्रोजेक्ट है और समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सबमर्सिबल है मत्स्य 6000। अब ये जो डीप ओशन मिशन है जिसके अंतर्गत डीप ओशन या डीप सी मिशन जिसके अंतर्गत समुद्रयान प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। एक बड़ा सा मिशन है डीप ओशन मिशन, उसके अंतर्गत समुद्रयान प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत मत्स्य 6000 सबमर्सिबल। दिस मत्स्य 6000 सबमर्सिबल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। इट विल हैव अ टाइटेनियम अलॉय एंड रोबोटिक आर्म। ये मत्स्य 6000 विल बी सेंट इनटू डीप ओशन इन 2027। तो कैसे गगनयान मिशन से पहले
अपने पायलट्स की, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग हुई रसिया में, और फिर उसमें से एक पायलट शुभांशु शुक्ला जी एक्सियम 4 मिशन का भी पार्ट बने। तो ये सब कुछ बिल्डअप हो रहा है गगनयान मिशन के लिए। तो जैसे एक मिशन हम लोग भेज रहे हैं गगनयान, जो स्पेस में जाकर के अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेगा, और वहाँ से हम लोग यूनिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे ही एक दूसरा मिशन है भारत का, वो है ये समुद्रयान, जिसमें समुद्र की गहराइयों में भेजा जाएगा अपने रिसर्चर्स को। तो गगनयान के लिए अलग अलग तैयारियां चल रही हैं, वैसे समुद्रयान के लिए भी अलग अलग तैयारियां चल रही हैं। एकाएक से 6000 की डेप्थ पे भेज देना डेंजरस हो सकता है, तो अलग अलग तरीके की तैयारियां चल रही हैं, अलग अलग छोटे छोटे असाइनमेंट्स या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में नाउ 2 इंडियन एक्वानॉट्स हैव बीन सेंट इनटू डीप सी इन द अटलांटिक ओशन। ये 2 इंडियन एक्वानॉट्स, जतिंदर पाल सिंह, कमांडर रिटायर्ड जतिंदर पाल सिंह, इनको भेजा गया अप टू 5002 मीटर के डेप्थ पे, और दूसरे हैं आर रमेश, इनको भेजा गया 4025 मीटर के डेप्थ पे। इसके पहले तक जो इंडियन डाइवर्स एटमैक्स जिस डेप्थ पे गए थे वो लगभग 500-600 मीटर का ही था। इनफैक्ट अभी तक का जो डीपेस्ट जाने का रिकॉर्ड है वो कमांडर रिटायर्ड जतिंदर पाल सिंह का ही है, वो था 670 मीटर का। लेकिन अब भारत के 2 एक्वानॉट्स को 5000-4000 के डेप्थ पे भेजा गया है इन अ फ्रेंच सबमर्सिबल जिसका नाम है नौटाइल। तो ये सारा जो ये नौटाइल के अंतर्गत ये जो 2 एक्वानॉट्स को भी हाल फिलहाल में भेजा गया है डीप सी एरिया में, इट इज़ बिल्डअप प्रोग्राम फॉर इंडिया समुद्रयान मिशन, जहाँ पे 6000 मीटर के डेप्थ पे भेजा जाएगा हमारे एक्वानॉट्स को, एंड दैट विल बी डन इन 2027। लेकिन उसी की सब तैयारी में अभी ये नौटाइल सबमर्सिबल में भेजा गया है इन 2 एक्वानॉट्स को। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Important from our syllabus GS Paper 3 Indian economy point of view. Let us first of all understand these two terms, insolvency and bankruptcy, and then we'll move forward. Insolvency is an economic status of an individual or organization where the individual or the organization concerned is not able to pay off its debt. आपके ऊपर कोई उधार है और आप उधार नहीं लौटा पा रहे हैं तो कहा जाएगा कि आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं। अब होता क्या है कि जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर वो लीगल प्रोसेस इसके आगे का क्या है, वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में जा कर के अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा सकता है। तो बैंकरप्ट डिक्लेयर करवाने से क्या होता है कि जो उधार देने वाले लोग हैं, लेंडर्स हैं, वो अब लिमिटेड ही चीज़ें अक्वायर करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि कोई कंपनी है ए और उस कंपनी को रन करने वाले इंसान का नाम है मिस्टर एक्स। अब कंपनी ने उधार लिया 5 करोड़ रुपए का और वो कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए कंपनी वो उधार वापस नहीं कर पा रही। तो अब जो उधार देने वाले लोग हैं वो पैसा तो मिस्टर एक्स से मांगेंगे कि हमारा पैसा दो। अब मिस्टर एक्स अगर बहुत परेशान हो गए, देख रहे हैं कंपनी नहीं चलने वाली, तो क्या जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और कंपनी ए जो अभी तक इंसॉल्वेंट थी यानी कि पैसा नहीं लौटा पा रही थी, वो इसका इकोनॉमिक स्टेटस था, अब वो कंपनी ए के बैंकरप्सी के लिए फाइल करेंगे। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये कंपनी ए जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी है और कोर्ट उसको बैंकरप्सी का सर्टिफिकेट दे देता है, तो उस केस में जो उधार देने वाले लोग हैं वो अब मिस्टर एक्स से पैसा नहीं मांगेंगे, वो अब कंपनी के ही एसेट्स को अक्वायर करके सेल ऑफ करके अपना पैसा एटमैक्स रिकवर कर सकते हैं। और वो भी डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड एग्रीमेंट डिसाइडेड ड्यूरिंग द लेंडिंग टाइम। उधार देने टाइम में अगर ये बात लिखी गई थी कि हाँ अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो आप उसके एसेट्स को बेच करके पैसा रिकवर कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो भी नहीं कर सकते। तो मुद्दा ये है कि जब भी कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी बैंकर इंसॉल्वेंट हो गई यानी कि अपना लोन नहीं लौटा पा रही है, लोन लिया था नहीं लौटा पा रहा था, तो उस केस में वो कोर्ट जा करके अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा लेता है। इंसॉल्वेंट है, कोर्ट जा करके बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा लेता है। उससे क्या होता है कि उसके ऊपर कई सारे जो लाइबिलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक लाइबिलिटीज़ कम हो जाते हैं। जैसे मिस्टर एक्स की कंपनी थी ए, लेकिन अगर वो कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गई तो अब कोई भी उधार देने वाला आदमी मिस्टर एक्स को हरास नहीं कर सकता। वो अब कंपनी के एसेट्स से पैसा रिकवर करेगा, लेकिन मिस्टर एक्स के अब खुद के बैंक बैलेंस या घर
से सामान उठा के नहीं ले जाया जा सकता। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग एनी इन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बैंकरप्ट। उससे क्या होता है कि उसको रन करने वाले लोगों की लाइबिलिटी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है टुवार्ड्स द लेंडर। अब भारत के केस में अगर देखा जाए कि इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी तक का जो रास्ता है वो कैसा रहा है, मतलब अगर कोई कंपनी घाटे में है या इंडिविजुअल ने लोन लिया है नहीं लौटा पा रहा है फॉर बिजनेस पर्पस, तो उस केस में इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी तक जाने के लिए जो प्रोसीजर है वो बहुत स्लो रहा है। इट्स वेरी स्लो। आप कोर्ट में जाओगे तो आपको तो पता है इंडियन कोर्ट्स का क्या मामला है, तारीख पे तारीख। तो द प्रोसेस हैज़ बीन वेरी स्लो टू गेट समवन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट या एनी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। फ्रैगमेंटेड भी है क्योंकि अलग अलग यहाँ पे एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। देयर आर मल्टीपल लॉज इन्वॉल्व, कंपनीज एक्ट, सरफेसी एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। फ्रैगमेंटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ अलग अलग पार्टियाँ आ जाती हैं, लोन देने वाला पार्टी, लोन लेने वाले कंपनी, कंपनी को रन करने वाले डायरेक्टर्स, कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स, सबके लिए अलग अलग कानून है। सो वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट एंड ऑल। सो दैट इज़ वाई the time taken to move from insolvency to bankruptcy is very very high and complex process in India। उस चक्कर में होता क्या कि बहुत सारी कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं उसको रन करने वाले लोग अब चाहते हैं कि इस कंपनी को बंद करके और जो भी उधार देने वाले लोग हैं उनका पैसा वापस करके किसी और काम में लगा जाए। तब भी इस प्रोसेस में इतना समय लग जाता है, अननेसेसरी उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना होता है। इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होता है क्योंकि कंपनी घाटे में है, फिर भी अभी कंपनी की बिल्डिंग है और वो कंपनी घाटे में है तो आगे के प्रोडक्शन तो नहीं हो रहे हैं। जैसे असम के अंदर पेपर मिल्स 10 साल से बंद थे लेकिन उनका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा था। 10 साल से बंद थे तो वहाँ पे कुछ और काम भी नहीं हो रहा। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी, देनदारों का पैसा नहीं वापस होगा, तब तक वहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता। सो रिसोर्स वेस्टेज होता है कंपनी का, और बैंक ने जो उधार दिया हुआ है उस कंपनी को वो उधार भी नहीं वापस आ रहा है तो एनपीए भी बढ़ता रहता है। मेनली मान लीजिए बैंक ने इस कंपनी को उधार दिया, जिस कंपनी को रन कर रहा है आदमी, अब ये आदमी चाहता है कि मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट तो है ही, उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा दिया जाए, उसके बाद बैंक मेरे कंपनी के एसेट्स को बेच करके पैसा वसूल ले अपना। अब इस प्रोसेस में 5-6 साल लग गए तो इसकी कंपनी भी बंद है, इंडस्ट्री फैक्ट्री भी बंद है, ज़मीन बिल्डिंग जो है उसका वेस्टेज हो रहा है रिसोर्स का, और बैंक भी उधार दिया था 5 साल पहले और पिछले 5 साल से अभी वो कोर्ट में फैसला होगा तब उधार वापस किया जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट भी तो आ जाता है यहाँ पे। तो एनपीए ऑफ द बैंक्स आर ऑल्सो राइजिंग। सो ये जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वेयर इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी तक का पहुंचने का टाइम बहुत ज़्यादा था एंड प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स था। इस पूरे प्रॉब्लम को इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने हाईलाइट किया और इसको नाम दिया गया चक्रव्यूह चैलेंज, इंडियन इकोनॉमी का चक्रव्यूह चैलेंज। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने क्या कहा कि देखिए, नॉर्मली एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में, जो क्लासिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, वहाँ पे देयर इज़ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। यानी कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बिजनेस चलता है तो ठीक, अगर नहीं चलता है तो उसके आप लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करके, रिसोर्सेज को बेच करके, एसेट्स को बेच करके बिजनेस बंद करके निकल जाइए, कुछ और कीजिए। दैट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, ना कोई बहुत ज़्यादा लाइसेंस का टेंशन, ना कोई और झंझट रिक्वायरमेंट, वर्क परमिट का रिक्वायरमेंट, और अगर कंपनी नहीं चला तो आपने इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी डिक्लेयर किया और निकले। क्लोज सिस्टम ऑफ इकोनॉमी यानी कि सोशलिस्ट मॉडल में क्या दिक्कत होती है कि बिजनेस स्टार्ट करना भी उतना ही आसान होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, और बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने दिया तो बंद करना भी उतना ही कठिन होता है। मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी में बिजनेस स्टार्ट करना उतना कठिन होता है और बंद करना भी उतना ही कठिन होता है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपको सरकार ने अलाउ किया बिजनेस रन करने के लिए, अगर आपको बिजनेस रन करना है, बिजनेस बंद करना है, तो आपको सरकार से अलग अलग तरीके से परमिशन लेना होगा। वर्कर्स का पैसा आपने वापस किया कि नहीं, जो देनदार थे पैसा वापस किया कि नहीं। तो क्लोज सिस्टम या सोशलिस्ट मॉडल में देयर इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड रिस्ट्रिक्टेड एग्जिट। अब एक इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने क्या कहा कि एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के बाद से इंडियन इकोनॉमी फुल फ्लेजेड मार्केट ओरिएंटेड नहीं हुई है। इंडियन इकोनॉमी हैज स्टार्टेड अलाउिंग फ्री एंट्री, यानी कि आराम से हम अब बिजनेस स्टार्ट तो करने देते हैं, लाइसेंस राज हैज़ बीन रिमूव्ड, डन अवे, बट एग्जिट इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी टू बैंकरप्सी इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टिल डे।
इसी को नाम दिया गया एंट्री विदाउट एग्जिट, या दूसरे शब्दों में इकोनॉमिक सर्वे ने कहा चक्रव्यूह चैलेंज। इसके लिए डाटा भी दिया इकोनॉमिक सर्वे ने कि जैसे अमेरिका हो गया, सिंगापुर हो गया, वहाँ पे अगर किसी कंपनी को बंद करना है, यानी कि इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी तक जा करके बैंकरप्सी डिक्लेयर करके अपने बिजनेसेस को बंद करना है, तो वहाँ पे एवरेज टाइम लगता है 6 to 9 months। लेकिन भारत में एवरेज टाइम फॉर डिक्लेयरिंग बैंकरप्सी इज़ अबाउट 4.3 years। कोर्ट में जाने का मतलब ही है कि अब इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सो इसी को नाम दिया गया चक्रव्यूह चैलेंज। जैसे कंपनी ए है, उसको रन करने वाले ओनर हैं, इतने लोगों ने कंपनी को लोन दिया है। मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है जिसने लोन दिया, ये एक बैंक है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, सब ने लोन दिया, ये ओनर है, एंड ही इज़ नाउ नॉट एबल टू पे बैक द लोन। मतलब द कंपनी इज़ नॉट एबल टू पे बैक द लोन, ही इज़ रनिंग द कंपनी। तो इस केस में इसके पास ऑप्शन क्या है कि ये कोर्ट में जाए और इस कंपनी को डिक्लेयर करवा दे बैंकरप्ट। जो भी इसके असेट्स हैं कंपनी के, वो लेंडर्स अक्वायर करेंगे और उसको सेल ऑफ करके अपना लोन वापस ले लेंगे जितना मिलता है। इस इंडिविजुअल को अननेसेसरी अब हैरासमेंट झेलना नहीं पड़ेगा बैंकरप्सी डिक्लेयर करने में। बट ये प्रोसेस में 4.3 years तक का समय लग जा रहा था भारत में, विच वॉज वेरी वेरी लॉन्ग, एंड दैट हैज़ बीन नोन बाय द नेम चक्रव्यूह चैलेंज बाय इकोनॉमिक सर्वे 2015। तो इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं मैंने आपको बताया। जब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लिक्विडेशन प्रोसेस में टाइम लगता है, तो फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे बिल्डिंग, वर्कर्स, कैपिटल, दे रिमेन अनयूज्ड। और जो बैंक ने लोन दिया था, अब बैंक, इसमें से बैंक भी तो है, बैंक ने लोन दिया, अब 4.5 साल 5 साल में तय होगा कि किसको कितना पैसा वापस मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो 4.5 साल में लोन अमाउंट विथ इंटरेस्ट बढ़ भी तो जाता है, तो बैंक्स का एनपीए भी बढ़ता है, एंड रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन या मिस यूटिलाइजेशन होता है जब तक पूरा का पूरा बैंकरप्सी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट इज अनड्यू डिले इन बैंकरप्सी प्रोसीजर, इसी प्रॉब्लम को डिले करने के लिए लाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इन द ईयर 2016, जहाँ पे नियम बनाए गए कि अब अगर कोई भी इंसान मान लीजिए लोन नहीं लौटा पा रहा, जैसे कंपनी ए है, उसका ये ओनर है, उसको इतने लोगों ने लोन दिया है, अलग अलग जगहों से लोन लिया है, तो ये क्रेडिटर्स हैं, इन्होंने लोन दिया है, ये कंपनी लोन नहीं लौटा पा रही है, तो अब ये जाएगा कोर्ट में बैंकरप्सी के लिए फाइल करेगा। पहले ये नियम होता था कि ये जाएगा कोर्ट, बैंकरप्सी के लिए फाइल करेगा, तभी पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन अब क्या है, एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये जो लोन देने वाले लोग हैं, ये आपस में एक कमिटी बना सकते हैं जिसका नाम होगा क्रेडिटर्स कमिटी। क्रेडिटर्स कमिटी में कम से कम उतने लोग जरूर होने चाहिए जिन्होंने कलेक्टिवली लोन 66% तक दिया है। जैसे कंपनी के ऊपर टोटल लोन है 100 करोड़ का, जिसको 4 लोगों ने मिल करके दिया है, 25 करोड़ दिया है, तो कम से कम 3 लोगों को एक साथ आना होगा, तभी जाकर के बनेगी क्रेडिटर्स कमेटी। क्योंकि 100 करोड़ का लोन है तो कम से कम 66% यानी कि 66 करोड़ लोन जिन लोगों ने दिया है कलेक्टिवली, वो बना सकते हैं क्रेडिटर्स कमेटी। तो इस केस में जिन लोगों ने उधार दिया है वो आपस में बनाएंगे क्रेडिटर्स कमेटी और वो जाएंगे कोर्ट। और इसके लिए कोर्ट नहीं, एक अलग से एडजुडिकेटरी बॉडी भी बनाई गई है। जैसे अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने उधार लिया है या किसी पार्टनरशिप फर्म में उधार लिया है, तो एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया है जिसका नाम है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और अगर कंपनी ने उधार लिया है तो उसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो मुद्दा ये है कि अगर कंपनी ने उधार लिया है या किसी पार्टनरशिप फर्म ने उधार लिया है, दोनों के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल हैं। ट्रिब्यूनल मतलब एडजुडिकेटरी बॉडी लाइक कोर्ट बट नॉट कोर्ट इटसेल्फ, क्योंकि कोर्ट में जाने का मतलब है मामला बहुत डिले हो जाएगा अनड्यूली। तो अब क्रेडिटर्स कमेटी है जिन्होंने 66% लोन दिया है, ये आदमी और इसकी कंपनी पैसा वापस नहीं कर रही है इनका। अब अगर ये कंपनी ने लोन लिया है तो ये कंपनी है तो ये जाएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, एक स्पेशल एडजुडिकेटरी बॉडी के बाद। अगर ये एक पार्टनरशिप फर्म है तो ये जाएंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास। 2 अलग अलग तरह के ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, पर्पस सेम है कि क्रेडिटर कमेटी का पैसा अगर वापस नहीं आ रहा है तो दे कैन गो टू दैट एडजुडिकेटरी बॉडी। अगर ये कंपनी है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर ये पार्टनरशिप फर्म है या इंडिविजुअल्स हैं तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और यहाँ पे जाने के बाद ये लोग केस फाइल करेंगे। अब ये जो एडजुडिकेटरी बॉडी है वो इसको मौका देगी 10 दिन का कि भैया तुम 10 दिन में पैसा वापस कर दो, और नहीं तो फिर 10 दिन बाद क्या होता है, शुरू हो जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीजर, जिसमें
कोर्ट के आदेश से, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के आदेश से इस कंपनी का कंट्रोल इन लोगों के हाथ में आ जाता है, क्रेडिटर्स कमेटी के हाथ में आ जाता है। और क्रेडिटर्स कमेटी को फिर फैसला करना होता है कि वो इस कंपनी के एसेट्स को बेचेंगे, बेचना मतलब लिक्विडेट करना, और वहाँ से बेच करके अपना पैसा रिकवर करेंगे, या ये मिल करके इस कंपनी को चलाएंगे और उसको रिवाइव करेंगे। दैट डिसीजन दे हैव टू टेक। सो दिस इज द न्यू प्रोसेस एज पर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड से पहले भारत की इकोनॉमी में क्या चल रहा था, चक्रव्यूह चैलेंज। इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी तक का रास्ता जो था बहुत कठिन था, उसी को कहा गया चक्रव्यूह चैलेंज। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना तो आसान आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, क्योंकि आराम से आपको वर्क परमिट मिल जाता है, बट बिजनेस को बंद करना अभी भी कठिन था, तो इसी को कहा गया एंट्री विदाउट एग्जिट या चक्रव्यूह चैलेंज। इस कारण से रिसोर्स वेस्टेज हो रहा था, तो इसको डील करने के लिए क्या लाया गया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, जिसमें कोई कंपनी ये है, उसको चलाने वाले ओनर ये है, अगर ये पैसा नहीं वापस कर पा रहे हैं तो क्रेडिटर जाएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास, कंट्रोल इनको मिल जाएगा। अब ये लोग तय करेंगे कंपनी को रन करना है, रिवाइव करना है या लिक्विडेट करना है, बट जो भी फैसला करना है, these people have to take decision within 330 days in case of large companies, and for startups and small companies it has to be taken within 90 days। और इस पूरे प्रोसेस में कि कंपनी को रन किया जाए, कि उसको बेच करके पैसा रिकवर किया जाए, इन क्रेडिटर्स कमेटी को हेल्प करने के लिए अलग से इन एक प्रोफेशनल्स की ग्रुप बनाई जाएगी, जिनको कहा जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। जैसे चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, वैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे जो इनकी मदद करेंगे इन टेकिंग दिस डिसीजन। बट ऑल द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन विद इन 330 डेज। मतलब इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी तक का जो रास्ता है वो 330 दिन में, विद इन एन ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए एज पर दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। बट समस्या क्या है कि नियम बना देने से नियम का पालन हो कोई ज़रूरी नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस लिमिट ऑफ 330 डेज इज एक्सटेंडेड। इन फैक्ट 2021-22 में द एवरेज टाइम टेकन फॉर अ रिजोल्यूशन ऑफ केस was 557, that has increased up to 716 days an average time taken। तो 4.3 ईयर्स पहले लगता था, 4.5 साल पहले लगता था रिजॉल्व करने में इंसॉल्वेंसी से बैंकरप्सी का प्रोसीजर, अभी भी लगभग 2 साल तो लग ही रहा है। दैट मीन्स डिस्पाइट इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड वी आर नॉट एबल टू स्टिक टू द टाइम लाइन। रिकवरी रेट्स आर वेरी वेरी लो। अगर मान लीजिए कि ये क्रेडिटर्स कमेटी तय करती है कि हम कंपनी को बेच करके और पैसा वापस लेंगे और अपना अपना पैसा बांट लेंगे, तो उस केस में दे हैव टू सफ़र ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हेयर कट। हेयर कट मतलब क्या होता है इकोनॉमी में कि आपने लोन दिया था 1 करोड़ का, लेकिन आपको पैसा मिला वापस सिर्फ 60 लाख रुपए, तो टेक्निकली आपने 40% का या 40 लाख रुपए का हेयर कट ले लिया। इकोनॉमी में ये शब्द इस्तेमाल होता है। तो नेचुरल सी बात है कि कंपनी घाटे में है, इस घाटे वाली कंपनी का अगर कंट्रोल एनसीएलटी या डीआरटी ने इनको दे भी दिया तो ये लोग कंपनी को रन कर पाएंगे, बड़ा कठिन है इनके लिए, क्योंकि घाटे वाली कंपनी को रन कर पाना कठिन होता है। अगर इतना आसान होता तो जो मेन ओनर था वही चला लेता, पहले वही रन कर देता। कहीं ना कहीं कठिन होगा, तब तो ये नहीं चला पा रहा है, तो ये लोग भी नहीं रन कर पाएंगे। तो इनके लिए दूसरा प्रोबेबल ऑप्शन बचता है कि बेच दें। बट जो कंपनी घाटे में उसको बेचोगे भी तो उतना एसेट रिकवर नहीं होगा जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो लोन देने वाले लोग हैं इनको हेयर कट लेना होता है हेवी, उनके लिए कारण उनका रिकवरी काफ़ी लेस हो जाता है। रिकवरी इज़ क्वाइट लेस। एंड द एनसीएलटी या डीआरटी, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, इनकी भी वर्किंग कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड है। नंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर ऑल्सो वेरी लेस इन द कंट्री। तो ये सब कैपेसिटी इशूज़ भी हैं ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बिल इन लोक सभा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल 2025। इस बिल में अब फिर से कोशिश की जाएगी कि ये जो डिले हो रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के इम्प्लीमेंटेशन में, बेसिकली बैंकरप्सी प्रोसीजर में जो डिले होता है अभी भी डिस्पाइट दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसको डील किया जाए। तो ये जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं इसको एड्रेस करने के लिए ये नया कानून लाया जा रहा है। अभी बिल रखा गया इन लोकसभा, इसको पास करने के बाद कुछ नए प्रोविजंस इसके मदद से ऐड की जाएगी। देयर विल बी प्रोविजन फॉर आउट ऑफ कोर्ट रिजोल्यूशन ऑल्सो,
कि ये दोनों पार्टी चाहें तो आउट ऑफ कोर्ट रिजोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रोविजंस ला करके इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो टाइमलाइन है 330 डेज़ का उसको हम लोग स्टिक कर पाएँ। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या चक्रव्यूह चैलेंज कुछ भी आस्क्ड इन मेंस, तो एक बार आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आरबीआईज फ्री एआई विजन फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस में कहीं पासिंग रेफरेंस में आप जिक्र कर सकते हैं। तो आरबीआई ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसका नाम है फ्री एआई। दिस स्टैंड्स फॉर फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सरल भाषा में कहें तो ये जो डॉक्यूमेंट है इट इज़ ए गाइडलाइन फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, चाहे वो बैंक्स हों या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो या स्टार्टअप्स हों जो पेमेंट के लिए काम करते हैं जैसे गूगल पे, फ़ोन पे एंड ऑल। उन सब को एआई अडॉप्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि इनोवेशन के साथ साथ हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी भी बनी रहे, इसके लिए आरबीआई ने ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसका नाम है फ्री एआई। तो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर एआई का एप्लीकेशन कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ उससे होने वाले जो थ्रेट्स हैं उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, उससे रिलेटेड एक गाइडलाइन या ब्लूप्रिंट है जो आरबीआई ने रिलीज़ किया है। उस ब्लूप्रिंट का नाम है फ्री एआई। इसके अंदर देर आर 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स नोन एज 7 सूत्रास। सारे के सारे नाम रटने की जरूरत नहीं है। 26 एक्शनेबल रिकमेंडेशंस। तो कहीं मेंस में सीधा सीधा तो फ्री एआई पे प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन कहीं आप एआई का प्रश्न आया, एआई का एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर, ऐसा कुछ प्रश्न आया तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली आरबीआई हैज़ रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट फ्री एआई which aims at helping the entities of financial sector for adoption of AI techniques at the same time minimizing the risks associated with it। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, आज तो मैंने आंसर यहाँ टिक करके दिया नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ, बाद में टिक कर दूंगा। Which of the following statement is incorrect with respect to transfer pricing? Transfer pricing refers to pricing of goods, services, intangible transferred between related entities। बिल्कुल सही है। Transfer pricings are only applicable for transaction between unrelated parties। ये गलत है। Incorrect पूछा तो correct answer will be B। Animal birth control rules, they require stray dogs and released उनको स्टरलाइज करना, वैक्सीनेट करना, रिलीज बैक टू ओरिजिनल पोजिशन। बिल्कुल सही बात है। रिलोकेशन ऑफ डॉग्स टू शेल्टर एंड अदर एरिया इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस रूल्स। Yes, that is also true। तो both statements are correct। कोर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ये जो प्रश्न है इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है। So that's all from our side for today। Thanks for watching।